गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे संसद के दूसरे सदन राज्यसभा की। काउंसिल ऑफ स्टेट्स संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व दो सदनों से मिलकर बनेगी, लोकसभा व राज्यसभा। जैसा कि अपने नाम के अनुरूप ही राज्यसभा राज्यों की परिषद है। संसद में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा को अपर हाउस व परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। अपर हाउस उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एल्डर्स लोगों का सदन है, इसमें बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा शामिल होते हैं। और परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब से इसका निर्माण हुआ तब से लेकर के अब तक कभी भी ये पूरा का पूरा ये सदन एक साथ भंग नहीं हुआ है। एक्चुअल में राज्यसभा का अपना कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो कि 6 वर्ष का। लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह एक बड़ा ही पेचीदा मामला है कि एक तरफ तो हम 6 वर्ष के कार्यकाल की बात करते हैं और दूसरी तरफ 1/3 सदस्यों के रिटायरमेंट की। यह क्रम कैसे चला, आइए इसे हम शुरू से ही देखते हैं कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बार गठन हुआ और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। तब सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ हुआ। लेकिन 1954 में 1/3 सदस्यों की लॉटरी निकाली गई और उस लॉटरी में जिनका नाम आया उन्हें अवकाश ग्रहण कराया गया और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कराया गया। इसी तरह 1956 में भी 1/3 सदस्यों की लॉटरी निकाली गई और इस लॉटरी में जिनका नाम आया उन्हें अवकाश ग्रहण कराया और नए सदस्यों का चुनाव कराया गया। इसके पश्चात 1958 में जो बचे हुए सदस्य थे उनका कार्यकाल अपने आप ही 6 वर्ष का हो गया। तो केवल 2 ही बार ऐसा हुआ कि जब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 54 वालों का 2 साल का कार्यकाल रहा और जिनको 56 में अवकाश ग्रहण कराया उनका 4 वर्ष का। उसके पश्चात सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रहा। किसी कारणवश अगर कोई पद रिक्त भी हो गया तो उसे उपचुनाव के द्वारा बचे हुए समय के लिए भरने की व्यवस्था की गई। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है और जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है, यानी जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसको उसी अनुपात में सीटें दी गई। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, 238 इलेक्टेड होंगे और 12 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे। जो करंटली मेंबर्स है यानी वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 233 स्टेट्स व यूनियन टेरिटरीज से है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं को मनोनीत करेगा जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। अब हम जो 233 सीट्स है उन्हें भी मतलब राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेश में बांट करके देख लेते हैं। 225 सीट्स राज्यों के पास है, पहले 229 थी और ये ध्यान भी रखना है कि जो पुरानी बुक्स है उनमें 229 का ही जिक्र मिलेगा। लेकिन धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। तो पहले जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में 4 सीटें आती थी, तो वो 4 सीटें अब यूनियन टेरिटरीज के खाते में जुड़ गई है। तो इसलिए अब 9 केंद्र शासित प्रदेश है और सीटें 8 है, 4 जम्मू व कश्मीर की से व 3 सीटें दिल्ली व 1 पुदुचेरी से, और अब राज्यों के पास 225 सीट्स है। आइए अब हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती, इसमें एमएलए वोट करते हैं, विधायक, और एमएलए भी केवल विधानसभा के, ना कि विधान परिषद के, और विधानसभा के भी निर्वाचित एमएलए। आर्टिकल 84 के मुताबिक
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। और इसका मकसद जो अल्पसंख्यक समुदाय और दलों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य हमारा यह है कि वोटों के अनुपात में सीटों का होना। एक तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जहां मतलब जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा सीट वोट मिलते हैं वही विजय माना जाता है। विजय उम्मीदवार को चाहे हारने वाले से एक वोट ही क्यों ना ज़्यादा मिले हो, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में विजय उम्मीदवार के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। इस न्यूनतम कोटा को निकालने के लिए एक फार्मूला है और उसे हम राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। राजस्थान से राज्यसभा में 10 सीटें हैं, यानी 10 सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। तो अब हमने देखा कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। तो 3 सीटों पर एक बार, फिर 3 सीट, फिर 4, यानी 3 + 3 + 4। जैसे 2018 में 3 सीट पर चुनाव हुए, फिर 2020 में 3 पे और फिर 2022 में 4 सीटों पर चुनाव होंगे। तो एक नियम यह भी है कि यदि एक से अधिक सीट पर चुनाव होता है तो जो विधायक है उसके मत का मूल्य 100 माना जाएगा, 100 माना जाएगा। तो अगर राजस्थान की बात करें, जब एक विधायक के मत का मूल्य 100 है तो यहाँ 200 निर्वाचित विधायक है, तो 200 निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य होगा 20,000। तो अब हम न्यूनतम कोटा निकालते हैं। न्यूनतम कोटा का जो फार्मूला वह यह है कि रिक्त पदों की संख्या में 1 ऐड करके और जो निर्वाचित विधायकों की संख्या है उसमें उसका भाग देंगे और जो भागफल क्वोशंट आएगा उसमें फिर 1 ऐड कर देंगे। तो रिक्त पद की संख्या हमने 3 मान ली, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, और जो यहाँ टोटल विधायकों के मत का मूल्य हो गया 20,000, तो हम 4 का भाग 20,000 में देंगे तो क्वोशंट आएगा 5,000। फिर 5,000 में हम 1 ऐड करेंगे तो 5,001 हो गया। तो हम देखते हैं कि 5,001 में भी हमने देखा कि एक विधायक के मत का मूल्य है 100। तो हम 5,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, आता है 51। यानी अगर 3 सीट पर चुनाव होते हैं तो विजयी उम्मीदवार को 51 वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी तरह आगे हम देखते हैं, अगर 4 सीट पर चुनाव होते हैं तो उसे भी हम देख लेते हैं कि रिक्त पद की संख्या में हम 4 मानेंगे रिक्त पद की संख्या, और उसमें फिर हम 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो गए। 5 का हम भाग देंगे 20,000 में, तो इसमें 4,000 क्वोशंट आएगा 4,000, और 4,000 में 1 ऐड कर देंगे तो 4,001 हो गया। फिर हम 4,001 को फिर वही 100 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह 41 आएगा। यानी अगर 4 सीट्स पर चुनाव होते हैं तो विजयी उम्मीदवार को 41 वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। अब हम वोटिंग प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं, जो कि एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था है, जहां नॉर्मली जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा व विधानसभा के, उनमें ईवीएम की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। यहाँ जो वोटर होते हैं, वोटर विधायक होते हैं, तो प्रत्येक विधायक को एक पेपर दिया जाता है और उस पेपर में के आगे विधायकों के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम, ये क्या हो रहा है, जो भी कैंडिडेट्स है उनका उस पेपर में सबके नाम होंगे और ABCD इस तरह क्रम में। तो जो मतदाता है, मतदाता को यह अधिकार है कि वो अपनी पसंद के अनुसार 1, 2, 3, 4 वरीयता क्रम में अपना वोट देगा। यानी जैसे ABCD 4 मतलब कैंडिडेट है चुनावी मैदान में, तो मतदाता को यह अधिकार है कि वो जैसे B को प्रथम वरीयता अंकित कर दी B के नाम के आगे, और C को द्वितीय वरीयता रख दी, और तीसरी वरीयता A को रख दी, और
डी को चौथी वरीयता दे दी। और ये भी है कि बाउंड भी नहीं है कि वो सभी वरीयता अंकित करे, वो चाहे तो अपनी प्रथम वरीयता अंकित करके और छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रथम वरीयता अंकित करना अनिवार्य है। इसके पश्चात काउंटिंग होती है और काउंटिंग में प्रथम चक्र की मतगणना होती है। उसमें ये देखते हैं कि जो विजयी उम्मीदवार है उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ या नहीं। अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो विजयी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उससे मतगणना से बाहर कर दिया जाता है और उसके जो मत है वो उसकी दूसरी वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि न्यूनतम कोटा प्राप्त ना हो जाए, यानी सभी सीटें न्यूनतम कोटा के द्वारा ना भर दी जाए। अब हम अभी हाल ही में जो राजस्थान में जो चुनाव हुए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 19 जून 2020 को 3 सीट्स के लिए राजस्थान में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए और उसमें 4 कैंडिडेट उतारे गए, 2 बीजेपी से थे और 2 कांग्रेस से थे। हमने देखा कि 3 सीट्स के लिए न्यूनतम कोटा 51 होना अनिवार्य है, यानी विजयी उम्मीदवार को प्रत्येक उम्मीदवार को 51 वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। निर्वाचित विधायकों की संख्या 200, लेकिन उस टाइम जो डाले गए मतों की संख्या थी 198, क्योंकि 2 ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, गिरधारी लाल जी और भंवरलाल जी मेघवाल। भंवरलाल जी बीमार होने की वजह से और गिरधारी लाल जी बाहर होने की वजह से, और 1 वोट रिजेक्ट हो गया तो 197 वोट्स की काउंटिंग हुई, जिसमें से 123 वोट कांग्रेस के खाते में आए और 74 वोट्स बीजेपी के खाते में। अब हमने पहले भी देखा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटों के अनुपात में ही सीटें मिलती है, तो इसमें हम वोट्स देखकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई। तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, के.सी. वेणुगोपाल जी जिन्हें 64 वोट्स मिले और नीरज डांगी जी जिन्हें 59 वोट्स मिले, और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे राजेंद्र गहलोत जी उन्हें 54 वोट्स मिले, और बीजेपी के कैंडिडेट थे ओंकार सिंह लाखावत जिन्हें 20 वोट मिले। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो 3 सीट्स थी और इन तीनों कैंडिडेट्स जो तीनों सीटों पर जो कैंडिडेट थे उन्हें न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया, और यही कारण रहा कि दूसरे चक्र की मतगणना की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन तीनों जो उम्मीदवार थे उनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। अब और भी राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला ये कि पहले राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान रीति से होता था, लेकिन 2003 में ओपन बैलेट सिस्टम की व्यवस्था की गई, और खुला मतदान से तात्पर्य यह है कि जो विधायक है, वोटर है, वो वोट करते समय अपनी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को दिखाएगा कि वो किसे वोट कर रहे हैं, पर यह निर्दलीयों पर लागू नहीं होता क्योंकि निर्दलीयों की अपनी कोई पार्टी नहीं होती। और दूसरी व्यवस्था यह कि पहले राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार होते थे चुनाव के लिए, उनको उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य था, लेकिन इसे अब खत्म कर दिया क्योंकि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना अब अनिवार्य नहीं है। ये भी हम जान लेते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वही क्वालिफिकेशन है जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, केवल एज का डिफरेंस है। लोकसभा के लिए जहां मिनिमम एज 25 रखी है, वहीं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 रखी गई है। थैंक्स।